पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था ग्रिफिथ का एक्सपेरिमेंट। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज पहले उसको देखिए, क्योंकि ये वाला जो वीडियो है ना ये उससे लिंक है। तो जब तक आप उसको नहीं देखेंगे तो ये आपको ठीक से समझ में नहीं आएगा। उस वीडियो में ये बतलाया गया कि किस तरीके से स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनी जो बैक्टीरियम का इस्तेमाल ग्रिफिथ ने किया, उसकी दो फॉर्म हुआ करती थी, है ना। आपको याद है, एक तो एस फॉर्म हुआ करती थी जो स्मूथ कॉलोनी बनाती है और ये डिसीज कॉजिंग है, और दूसरा जो स्ट्रेन था दोस्तों वो आर फॉर्म था जो कि रफ कॉलोनी बनाता है और ये डिसीज कॉज नहीं करता। तो ये बात दोनों आप लोगों को ऑलरेडी पता है। तो जब हम आर फॉर्म को इंजेक्ट करते हैं माइस के अंदर तो माइस जो है वो लाइव बने रहते हैं, किंतु जब हम एस फॉर्म को इंजेक्ट करते हैं तो एस फॉर्म के अंदर वायरुलेंसी का कैरेक्टर है जो डिजीज कॉज करता है, जिससे कि माइस की डेथ हो जाती है। ग्रिफिथ ने क्या किया, उसने जो एस फॉर्म थी इसको एक टेस्ट ट्यूब में लेकर के बॉईल किया, एक सस्पेंशन बना, उसको ठंडा किया, यानी कि इनको हमने क्या नाम दिया, एस को हीट किल्ड, यानी कि इनको हमने जब बॉईल करा तो ये क्या हो गए, हीट किल्ड। और जब इसको हमने इंजेक्ट किया माइस के अंदर तो दोस्तों डिसीज कॉज नहीं हुई। तो इसका सीधा सा मतलब हुआ कि जो एस फॉर्म थी उसकी डेथ हो गई, ठीक है। और जब ये डेड हो गए सारे बैक्टीरिया तो उन्होंने फिर डिसीज कॉज नहीं की। किंतु दोस्तों मजेदार बात क्या रही कि इस हीट किल्ड एस को जब लाइव आर फॉर्म के साथ मिला दिया गया, यानी कि दोनों को आपस में मिक्स कर दिया, जिसमें लिविंग कौन है, केवल आर फॉर्म, और डेड सस्पेंशन किसका है, हीट किल्ड एस का। तो ये जो आर फॉर्म थे ये ट्रांसफॉर्म हो गए डिसीज कॉजिंग में, यानी कि एस फॉर्म में ये ट्रांसफॉर्म हो गए, और इसी को हमने नाम दिया ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। और जब इसको हमने माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो माइस की डेथ हो गई। तो ग्रिफिथ ने इसको किस तरह से एक्सप्लेन किया था, आप लोगों को मालूम है कि इस हीट किल्ड एस में जो जेनेटिक मटेरियल था वो पता नहीं क्या था, डीएनए था, आरएनए था या प्रोटीन थी, ये कुछ नहीं पता, बट जो भी जेनेटिक मटेरियल था वो इंटैक्ट बना रहा गर्म करने के बाद भी, और उसने लाइव आर के अंदर एंटर किया, आर फॉर्म के अंदर एंटर हो गया। यानी कि जेनेटिक मटेरियल जब किसी बैक्टीरियम के अंदर डायरेक्टली एंटर कर जाए तो दोस्तों इसी को हम क्या नाम देते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन। तो इसके एंटर होने की वजह से जो आर फॉर्म था ये एस फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो गया, ठीक है ना, और उसकी वजह से चूहे की डेथ हो गई। और बाद में ग्रिफिथ ने ये एक्सप्लेन किया कि डीएनए हीट स्टेबल होता है जबकि प्रोटीन हीट स्टेबल नहीं होती, प्रोटीन डीनेचर हो जाती है इतने हाई टेम्परेचर पे, इसीलिए प्रोटीन होने का तो कोई सवाल ही नहीं होता, इसीलिए जेनेटिक मटेरियल केवल डीएनए है। किंतु दोस्तों साइंटिफिक कम्युनिटी ने इस बात को पूरी तरह से उस समय स्वीकार नहीं किया और पूरी तरीके से इसको एक एस्टेब्लिशमेंट नहीं दिया। साइंटिस्ट फिर भी अपने एक्सपेरिमेंट्स में लगे रहे। तो ये जो तीन साइंटिस्ट है ना दोस्तों, ओसवाल्ड एवरी, कोलिन मैकलिऑट और मैकलिन मैककार्टी, ये तीनों नाम आप लोगों को याद रखने, तीनों बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने 1930 से लेकर के 40 के बीच में बहुत एक्सपेरिमेंट्स किए, बहुत मेहनत की, और इन्होंने इस बात को एस्टेब्लिश करने की पूरी कोशिश की कि जो ग्रिफिथ के एक्सपेरिमेंट में ट्रांसफॉर्मिंग सब्सटेंस था वो क्या था, यानी कि क्या चीज इस हीट किल्ड में से निकल करके आर के अंदर चली गई जिसने आर को ट्रांसफॉर्म कर दिया डिसीज कॉजिंग में या एस फॉर्म में, ठीक है। तो इन तीनों साइंटिस्ट का क्या फंक्शन था, क्या इनकी मेथोडोलॉजी थी, किस तरीके से उन्होंने फंक्शन किया। इन्होंने दोस्तों दो तरीके से काम किया, ठीक है ना। पहला काम तो इन्होंने क्या किया, फर्स्ट इनका जो काम था वो ये था कि इन्होंने हीट किल्ड एस जो सस्पेंशन था, इस सस्पेंशन में से डीएनए, आरएनए और प्रोटीन को आइसोलेट किया और उनको प्यूरिफाई किया, यानी कि इसमें जो भी डीएनए था उसको अलग निकाला, प्यूरिफाई किया, जो प्रोटीन थी उसको अलग निकाला, उसको प्यूरिफाई किया, जो आरएनए था उसको अलग निकाला और प्यूरिफाई किया। तो प्यूरिफिकेशन जो टेक्निक्स थी दोस्तों उस समय बहुत एडवांस तो नहीं थी, बट फिर भी इन्होंने अपना किसी तरह से काम चलाया और वो प्यूरिफिकेशन इन्होंने किया। तो सबसे पहला काम क्या किया इन्होंने, हीट किल्ड एस को, इसमें से तीनों चीजों को बाहर निकाला, डीएनए को बाहर निकाला, प्यूरिफाई किया, इसी तरीके से प्रोटीन, और इसी तरीके से दोस्तों आरएनए, इन सबको क्या किया इसने, प्यूरिफाई किया। अब ये डीएनए हमारा प्यूरिफाई हो गया। अब यदि ये जेनेटिक मटेरियल है, आर फॉर्म के साथ इसको मिक्सअप करेंगे तो आर फॉर्म क्या हो जानी चाहिए, ट्रांसफॉर्म हो जानी चाहिए, है ना, क्योंकि जो वायरुलेंसी का कैरेक्टर है, क्योंकि जेनेटिक मटेरियल डीएनए मान रहे हैं तो ये पहुंचाएगा आर फॉर्म के अंदर, ठीक है। यदि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल है तो प्रोटीन को पहुंचाना चाहिए, और इसी तरह से आरएनए यदि जेनेटिक मटेरियल है तो आर फॉर्म को ट्रांसफॉर्म किसको करना चाहिए, आरएनए को करना चाहिए, ठीक है ना। तो हमने क्या किया दोस्तों, सबसे पहले डीएनए को मिक्स किया, किसके साथ, आर फॉर्म के साथ, और मिक्स करने के बाद फिर हमने इसको माइस के अंदर इंजेक्ट किया। तो माइस के अंदर इंजेक्ट किया तो दोस्तों क्या हुआ कि माइस की डेथ हो गई।
तो इससे ये एस्टेब्लिश हो गया कि डीएनए ने जो आर फॉर्म है इसको ट्रांसफॉर्म किया, यानी कि जो कैरेक्टर था वायरुलेंसी का, डिसीज कॉजिंग का, ट्रांसफॉर्मेशन का, उसको लेकर के कौन गया दोस्तों? डीएनए गया। और जब हमने इसको मिक्स किया तो ये ट्रांसफॉर्म हुआ, और उसके बाद जब हमने माइस के अंदर इसको इंजेक्ट किया तो माइस की डेथ हो गई। क्लियर हो गई बात? इसी तरीके से अब हमने प्रोटीन को लिया और इसको आर फॉर्म के साथ मिक्स किया ट्रांसफॉर्मेशन कराने के लिए, और फिर इसको माइस के अंदर इंजेक्ट किया, तो दोस्तों माइस के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया और माइस लाइव के लाइव ही बने रहे। तो इससे क्लियर एस्टेब्लिशमेंट आया कि प्रोटीन जो है वो आर फॉर्म को ट्रांसफॉर्म नहीं कर रही है। ठीक है, यानी कि जेनेटिक मटेरियल प्रोटीन नहीं है। शायद आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी। और सेम रिजल्ट दोस्तों आरएनए के साथ मिला। आरएनए से भी जो माइस थे उनकी डेथ नहीं हुई, तो आरएनए भी आर फॉर्म को ट्रांसफॉर्म नहीं किया। तो ट्रांसफॉर्मेशन दोस्तों केवल हमें किसके साथ मिला? डीएनए के साथ मिला। तो इसने क्लियरली इस बात को एस्टेब्लिश किया कि जो डीएनए है केवल यही जेनेटिक मटेरियल हो सकता है, ये दोनों नहीं हो सकते। बट साइंटिफिक कम्युनिटी दोस्तों किसी भी बात को इतनी आसानी से स्वीकार नहीं करती है ना, उनको बहुत एक्सपेरिमेंटेशन और 100% क्लियर कट प्रूफ चाहिए। उस समय कुछ साइंटिस्ट ने क्वेश्चन को क्या रेस किया कि ये जो कल्चर्स मिल रहे हैं या ये जो प्यूरिफाइड फॉर्म्स जो मिल रही हैं, आइसोलेट्स जो मिल रहे हैं, ये 100% प्योर नहीं है। क्योंकि उस समय की जो आइसोलेशन टेक्निक्स थी दोस्तों, या प्यूरिफिकेशन जो टेक्निक्स थी, वो 100% फुल प्रूफ नहीं थी। तो कुछ साइंटिस्ट ने डाउट किया कि इसमें डीएनए है, ये बात तो ठीक है, बट हो सकता है थोड़ा सा इसमें प्रोटीन भी हो जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हो गया हो। ठीक है ना। तो कुछ इस तरीके के डाउट्स जो रहे, उन्होंने इनके काम पर थोड़ा सा एक क्वेश्चन मार्क लगा दिया। ठीक है, तो फिर भी एवरी का काम बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दूसरा काम इन्होंने क्या किया दोस्तों कि इन्होंने डाइजेस्टिव एंजाइम्स का इस्तेमाल किया, है ना। इन तीनों को ही डाइजेस्ट कराने के लिए इनके पास एंजाइम्स थे। तो आपको मालूम है डीएनए को डाइजेस्ट कौन करेगा? डीएनए एज, यानी कि वो एंजाइम जो डीएनए को खत्म कर देंगे, डिग्रेड कर देंगे, ऐसे न्यूक्लियोजेस को हम कहते हैं डीएनए एज। तो आप लोगों को पता होना चाहिए। दूसरा है आरएनए एज, यानी कि ये जो एंजाइम्स हैं ये आरएनए को गला देंगे, आरएनए को डिसइंटीग्रेट कर देंगे, उसको तोड़ देंगे। और इसी तरह से दोस्तों प्रोटीएज, ये वो एंजाइम है जो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर सकते हैं और प्रोटीन को डिग्रेड कर सकते हैं, प्रोटीन को डिसइंटीग्रेट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये तीनों तरीके के एंजाइम्स उन्होंने एक एक करके इस्तेमाल किए। इन्होंने सबसे पहले क्या किया कि जो हीट किल्ड हमारा सस्पेंशन था, हीट किल्ड एस वाला जो सस्पेंशन था, इस पर इन्होंने सबसे पहले क्या डाला दोस्तों? डीएनए एज। इसने क्या किया दोस्तों कि हीट किल्ड स्ट्रेन के अंदर जितना भी डीएनए है उसको गला दिया, उसको खत्म कर दिया। इसके बाद जो सस्पेंशन मिला उसको इन्होंने माइस के अंदर इंजेक्ट किया। ठीक है, क्लियर हो गई? इसमें ऑब्वियसली हमने आर स्ट्रेन भी डाला है, प्लस लाइव स्ट्रेन तो है ही इसके बाद। तो यहां मैं लिख देता हूं प्लस लाइव आर, क्योंकि लाइव आर को ही तो ये ट्रांसफॉर्म करेगा ना। तो पहले उन्होंने हीट किल्ड एस को डीएनए एज डाल करके इसमें से सारा डीएनए खत्म कर दिया। इसके बाद इन्होंने मिक्सचर को लाइव आर के साथ ऐड किया जिससे कि ट्रांसफॉर्मेशन हो सके। और जब ट्रांसफॉर्मेशन हुआ या नहीं हुआ ये तो बाद में पता लगेगा। और फिर इन्होंने इस सस्पेंशन को इंजेक्ट कर दिया माइस के अंदर। दोस्तों क्या रिजल्ट आया कि माइस की डेथ नहीं हुई, यानी कि माइस जो थे वो लाइव बने रहे। यहां मैं लाइव ही लिख देता हूं जिससे आप लोगों को एकदम क्लियर हो जाएगा। तो माइस लाइव क्यों बने रहे? यदि प्रोटीन जेनेटिक मटेरियल होती दोस्तों तो इनको ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि प्रोटीन तो है अभी इसके अंदर, प्रोटीन को तो हमने खत्म नहीं किया हुआ है। इसी तरह से आरएनए यदि जेनेटिक मटेरियल होता तो फिर भी इनको ट्रांसफॉर्म हो जाना चाहिए था, क्योंकि आरएनए को भी हमने खत्म नहीं किया। अब दोस्तों हमने क्या किया, इसी तरह से ये एक्सपेरिमेंट हमने प्रोटीएजेस के साथ भी किया, उस केस में डेथ हो गई। आरएनए के साथ किया तो उस केस में भी डेथ हो गई। तो दोस्तों केवल लाइव जो है वो डीएनए इसके सामने ही सिचुएशन रही। तो इस बात से एकदम 100% दोस्तों ये बात क्लियर हो गई कि जो जेनेटिक मटेरियल है दोस्तों वो कौन है? डीएनए है। वो ना तो आरएनए है ना वो प्रोटीन है। किंतु दोस्तों साइंटिस्ट को तो फिर 100% प्रूफ चाहिए। वही प्यूरिफिकेशन की प्रॉब्लम यहां पर भी थी, वही डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम यहां पर भी थी। तो साइंटिफिक कम्युनिटी ने ऐसा नहीं कि इनकी बात को बिल्कुल ही नहीं सुना, बट कुछ डाउट्स रहे जिसकी वजह से ये 100% प्रूफ नहीं बन पाया कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है।
इसके बाद दोस्तों 1952 में फाइनल जो प्रूफ आया वो आया हर्शी एंड चेस के एक्सपेरिमेंट से, जिसे हम कहते हैं ट्रांसडक्शन प्रिंसिपल या ट्रांसडक्शन फिनोमिनन, जिसमें उन्होंने बैक्टीरियोफाज का इस्तेमाल किया। तो अगले वीडियो में मैं आपको हर्शी एंड चेस का एक्सपेरिमेंट ही पढ़ाने जा रहा हूं, उसको आप लोग बहुत अच्छे से देखिए, बहुत अच्छे से समझिए।